Hello dear student, this is Anshuman sir, your physics teacher, and today here we are going to discuss our lecture number 3.19, and our today's topic is Wheatstone bridge. Dear student, this is very important topic and oftenly questions are coming from this topic, and this is very important concept which is applicable over resistance as well as capacitance as well as different electronic components. Basically Wheatstone bridge is given by a scientist which name was that is Charles Wheatstone in 1843, right? And it is a condition which is helped to solve the complicated circuit, and how this comes here we learn with the help of Kirchhoff's rule. हम Kirchhoff's rule से ये समझेंगे कि ये Wheatstone condition होती क्या है और Wheatstone condition को हम derive कैसे करते हैं. Okay, so let we see that. ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल. बेसिकली ये किरचॉफ्स रूल का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. तो यहाँ पे हम किरचॉफ्स रूल का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, एंड इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द 4 रेजिस्टेंसेज. यहाँ पर जो है 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं. किरचॉफ जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें हम 4 रेजिस्टेंसेज का यूज़ करते हैं विच कैन यूज़ टू मेज़र द अननोन रेजिस्टेंस. इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में करते हैं. तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी कंडीशन है, एक एप्लीकेशन है किरचॉफ्स रूल का, जिसका यूज हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में करते हैं. इट वॉज इन्वेंटेड बाई सैमुअल हंटर, राइट? ये नाम थोड़ा सा याद रखेंगे आप. दैट इज़ द सैमुअल हंटर क्वेश्चन इन 1833, राइट? तो ये जो इन्वेंट किया गया था, ये 1833 में किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? सैमुअल हंटर क्वेश्चन, राइट? बेसिकली इसको इन्होंने इन्वेंट किया था, और फर्दर इसका जो डेवलपमेंट किया था, इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और इसका डेवलपमेंट किया चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन 1843. इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. अब ये ब्रिज का मतलब क्या होता है, तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे जब इसके सर्किट को हम देखेंगे. ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी. इसको हम रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं. इसको रेजिस्टेंस ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंसेस कंडीशंस को यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सर्किट होती कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज की. तो ये हमारे पास एक सर्किट है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक सर्किट है. इस सर्किट में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 ये 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल जी है. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है. गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट. गैल्वेनोमीटर को जब आप सीरीज कम्बिनेशन में ऐड कर देते हो तो वो करंट को मेज़र करने लगता है, और जब उसे आप पैरेलल कम्बिनेशन में ऐड कर देते हो तो वो वोल्टेज को मेज़र करने लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. तो ये जो आपके रेजिस्टेंसेज हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है, इसको हमने P मान लिया कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, P है. ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसको हमने Q मान लिया. तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया. और चौथा जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, S मान लिया. तो आप देख रहे हो PQRS, ये क्या है, ये रेजिस्टेंसेज हैं, और इसको हमने एक EMF प्रोवाइड कर रखा है जिससे कि इसमें करंट जाएगा, और इसकी कंडीशन को हम क्या करेंगे, जो है फाइंड करेंगे कि इसके बैलेंस कंडीशन क्या होती है या व्हीटस्टोन कंडीशन क्या होती है, राइट? तो ये जो चारों रेजिस्टेंसेज हैं ये कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि देखो, अगर ये बीच वाला ये नहीं रहता जहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपने जोड़ रखा है, तो आप देख रहे हो कि ये ब्रिज का काम कर रहा है ना. इन दोनों को, इधर वाली आर्म और इधर वाली आर्म, इन दोनों को ये बीच में ऐसे जोड़ दे रहा है. तो जब ये बीच में ऐसे जोड़ देगा तो इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आप देखो, ना तो आप इसे पैरेलल आइडेंटिफाई कर सकते हो, ना तो आप इसे सीरीज का आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या करते हो, किरचॉफ्स रूल का यूज़ करते हो, और किरचॉफ्स रूल का यूज़ करके आप इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो. और अगर वो कंडीशन किसी भी सर्किट के लिए एप्लीकेबल होती है तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई सर्किट आपके पास मिलता है. तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, राइट? P है, Q है, R है और S है. ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंसेज हैं, और बीच में एक हमने ब्रिज की तरह गैल्वेनोमीटर लगा दिया है. इस वजह से इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था. डिस्कवर तो किसी और ने किया था, है ना, सैमुअल ने डिस्कवर किया था, और इसको डेवलप किया था किसने, व्हीटस्टोन ने. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? अब ये रेजिस्टेंस
और कैपेसिटर, मैंने पहले ही कैपेसिटर के एप्लीकेशन में इसको मैंने आपको समझा रखा है, तो इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे व्हीटस्टोन कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हो। सो देखो, व्हीटस्टोन इस कंसिस्ट 4 रेजिस्टेंसेस PQRS कनेक्टेड फ्रॉम अ क्लोज पाथ। अब देखिए इसको क्लोज हमने कर दिया, यहाँ से देखिए ऐसे आएगा, ऐसे क्लोज है ये, ठीक है, क्लोज पाथ, और हमने इसका नाम भी रख दिया है ABCD। यहाँ पे A मान लिया, ये B मान लिया, ये B मान लिया, C मान लिया और D मान लिया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। अ सेल ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन द A एंड B। अब ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, इसके बीच में हमने एक EMF इस तरह से लगा दिया, जिसकी वजह से इसमें करंट जाएगा। AB एंड अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G। अब ये बीच में आप देख रहे हो जो ये गैलोमीटर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस हमने कैपिटल G मान लिया, और इसमें एक हमने बीच में C और D के बीच में हमने क्या किया, गैलोमीटर लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इसमें किरचॉफ करंट रूल अप्लीकेबल करें तो देखिए यहाँ टर्मिनल A पे करंट ऐसे I करंट आ रही है, और यहाँ पे आने के बाद I1 करंट इधर चली गई, ठीक है, I1 करंट इधर चली गई और I2 करंट इधर चली गई। ये देखिए यहाँ पे जंक्शन है, ये जंक्शन है। हम मान लेते हैं कि इसमें कितनी करंट गई, IG करंट गई। गैलोमीटर में कितनी करंट गई, IG करंट गई, क्योंकि गैलोमीटर में केवल एक फिक्स करंट ही जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस उसी अकॉर्डिंग होता है। तो मान लेते हैं कि इसमें गैलोमीटर में कितनी करंट गई, IG करंट गई। तो बेटा इधर की तरफ कितनी करंट जाएगी, I1 माइनस IG, और इधर की तरफ कितनी करंट जाएगी, क्योंकि इधर इससे ये आ रहा है, आप ध्यान से समझो। यहाँ इस टर्मिनल पे देखना, यहाँ पर इस जंक्शन पे, यहाँ पर I1 करंट ऐसे आ रही थी, IG करंट ऐसे गई, तो कितनी करंट इधर जाएगी, I1 माइनस IG, राइट। इसको हमने I3 लिख लिया, अभी लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इधर से I2 करंट आ रही थी, इधर से IG करंट है, दोनों मिलकर के कितनी करंट बनाएंगे, I2 प्लस IG। तो अब देखिए ये मिल करके यहाँ पर इस तरह से आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इसमें KVL अप्लाई कर दिया। अब KVL अप्लाई करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब आप देखिए इसमें कितने क्लोज लूप हैं, पहला क्लोज लूप, दूसरा क्लोज लूप और तीसरा क्लोज लूप। तो देयर आर 3 क्लोज लूप। बेसिकली वी हैव टू नो 2 इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट द कंडीशन, राइट। तो हम क्या करते हैं, मेश 1 और मेश 2 में क्या करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने मेश 1 और मेश 2 में क्या किया, किरचॉफ वोल्टेज रूल। सबसे पहले तो हमने क्या किया, मेश 1 में जो है किरचॉफ रूल को अप्लीकेबल किया। देखिए यहाँ पर फ्रॉम ACDA, तो यहाँ देख लीजिए ACDA, ये वाला लूप जो है, यहाँ पे हमने इधर से ऐसे चलना स्टार्ट किया और ऐसे घूम करके ऐसे आएंगे। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी। अब अप्लाई करना, अब आप जान गए हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो I1P प्लस P क्या है, रेजिस्टेंस है, करंट I1 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 इंटू करंट की डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। अब ये गैलोमीटर में देखो रेजिस्टेंस G है और करंट कितनी है, IG, तो IG इंटू G। अब इधर जाओगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो ना, क्लॉकवाइज कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये माइनस I2R हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली हम ये दूसरे वाले मेस के लिए अप्लीकेबल कर सकते हैं, फॉर मेस BCDA, ठीक है। तो अगर मैं BCDA के लिए अप्लाई करूँगा तो मेरे पास सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगा। अब अप्लाई करना आपको आता है, ये देखिए यहाँ से इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप जो भी चूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग साइन बदलेगा। तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, तो ऐसे चलेंगे, देखिए ऐसे मान लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे I3, क्योंकि ये ऊपर वाले में करंट आप देखो, यहाँ पर ये वाली करंट, इसको हमने I3 अभी मान रखा है, अभी रख लेते हैं, लास्ट में वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो इधर से ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, रेजिस्टेंस कितना है, Q है, तो हो जाएगा Q इंटू I3। यहाँ पर आएंगे, फिर इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है और कैलकुलेशन ऐसे हम कर रहे हैं। तो यस इंटू कितना हो जाएगा, करंट कितनी इसमें जा रही है, I4, तो यस इंटू I4, और फिर इधर जाएंगे तो फिर माइनस होगा, तो माइनस G इंटू IG, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस जो हैं आ गए, ठीक है। कैसे इक्वेशंस आ गए, ये वाला इक्वेशन आ गए, ठीक है। ये 2 इक्वेशन में। अब हम क्या करते हैं, हम इन रेजिस्टेंसेस को, जो ये PQRS है, इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो IG है, गैलोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाए, मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, मतलब हमने सेल लगा रखा है, फिर भी गैलोमीटर में
डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बात आपको याद भी रखनी है। एज्यूम गैल्वेमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन दैट इज आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब गैल्वेमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आई जी, इन दोनों इक्वेशन में आई जी की वैल्यू क्या रख दोगे आप, जीरो रख दोगे। तो आपके पास ये दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगे, आई वन पी माइनस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो और आई थ्री क्यू माइनस आई फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर आप इन दोनों को सिंपल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू आर अपॉन पी एंड आई थ्री अपॉन आर फोर इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई, ठीक है। अब इनकी हेल्प से ओके, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से I1 और I2 की वैल्यू, अब हमने ये पहले ही ये एज्यूम कर रखा है कि I3 इज इक्वल टू I1 माइनस IG है और I4 इज इक्वल टू I2 प्लस IG है। इसमें IG की वैल्यू रखोगे तो इसका मतलब I3 अपॉन I4, I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I1 लिख सकते हो और I4 इज इक्वल टू I2 रख सकते हो। तो अब अगर मैं जो अभी इसके पहले इक्वेशन हमने डिराइव किया था कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R अपॉन P और I3 अपॉन I4 इज S अपॉन Q। I3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 लिख सकता हूँ, I4 को क्या लिख सकता हूँ, I2 लिख सकता हूँ, तो क्या हो गया S अपॉन Q। अब इन दोनों को अगर हम आपस में बराबर कर दे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन अगर आपके पास जो ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इनका रेशियो अगर आपस में बराबर है तो जो बीच का रेजिस्टेंस है, जो गैल्वेमीटर है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो आप उस रेजिस्टेंस को हटा सकते हो और सिंपली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, सो दिस इज नोन एज द व्हीटस्टोन कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में जो ब्रिज जैसे जिसमें आपने गैल्वेमीटर लगाया था उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी और उसमें करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं एक बार फिर से उस सर्किट पे चलता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो सर्किट है इसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जो P है और ये Q है और ये R है और ये S है, अगर इन दोनों का रेशियो मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ये बीच वाले रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हो। तो जब इसे हटा दोगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसको सीरीज में लेके सॉल्व करोगे, इसके सीरीज में लेकर के सॉल्व करोगे, फिर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, आप इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे आपको समझाना था। तो व्हीटस्टोन कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम क्या लिखते हैं। तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या कहता है, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि गैल्वेमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन है। तो नल डिफ्लेक्शन है इसका मतलब वो बैलेंस्ड है, राइट। इफ़ देयर इज़ अ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेमीटर दैट I is equal to 0 in such a arrangement द रिलेशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये एक व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है। इन सच कंडीशन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको हम कहते हैं कि ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल भी आप याद रखेंगे। अभी हम आगे इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे जिसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में आता है। प्रैक्टिकल में इस पर तीन एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, तभी आप मीटर ब्रिज को समझ सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसकी मेरिट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये नल डिफ्लेक्शन पे क्या करता है, बेस्ड होता है। इस वजह से जो सेल लगा हुआ है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट को अफेक्टेड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं अगर सेल मान लीजिए डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हुआ तो मुझे वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसके टोटल रेजिस्टेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, राइट। तो इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि इसमें नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, इसलिए जो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है वो एक्यूरेट मिलती है ना। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ मेजर टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है इससे हम बहुत हाई एक्यूरेसी से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए हम मीटर ब्रिज का यूज़ क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेज़र करने में करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके समझ में आ सके। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।